देखो ये तुम्हारा अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर, और वो थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अर्थ होता है पेयर, मतलब जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ तुम देखो तो जोड़ा कहने का अर्थ है कि इसमें जब भी समीकरण चलेगा तो कितने होंगे? दो। तो इस समीकरण में चर होना चाहिए दो, और समीकरण भी होना चाहिए दो। वो नहीं जाएगा, अब उसको बंद कर दो। जैबे नहीं करेगा तो रहेगा क्या? ठीक है, तो इसमें तुम्हारा कितने चर होने चाहिए? दो चर। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में क्या बोला रहा है, क्लास में हम बताए थे कि अगर कोई चर है तो वो जनरली इस फॉर्म में होता है, एक्स वाई, या और भी इस फॉर्म का होता है चर। और अचर का अर्थ है कोई संख्या। अचर का अर्थ क्या है? अर्थात 2, 4, 6 जो भी कोई भी डिजिट होना चाहिए वो हमारा चर है। तो इस चैप्टर में दो चर और समीकरण भी होगा, तो कैसा होगा? युग्म में। तो पहले हम लोग समीकरण सीख लेते हैं कि समीकरण होता क्या है। ठीक है, समीकरण देखो जनरली इक्वेशन का जो साइन होता है या इक्वल का जो हम लोग साइन देते हैं वही तुम्हारा इक्वेशन का साइन होता है। और कैसे होता है इसको भी देखो। तो मान लो कि हमारे पास कोई 4x + 2 और बराबर 6 कर दिया। ठीक है, तो 4x + 2 = 6। तो ये जो इक्वल का साइन है इसको हम लोग बोलते हैं बराबर का साइन, बराबर। लेकिन रियली ने ये बराबर नहीं, समीकरण होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। और समीकरण अर्थात बराबर के जो राइट वाला हिस्सा होता है इसको RHS, और ए वाले हिस्सा टोटल क्या हो जाएगा? LHS। और इसमें ए वाले पद को, ए वाले टर्म्स को इसको हम लोग बोलते हैं चर मान। और एक किसका चर है? इसमें अगर चर की बात करो तो ये तुम्हारा x, और अचर पद इसको बोला जाता है। ये क्या हो जाएगा? अचर पद। इससे पहले वाली क्लास यानी इससे पहले वाली जो चैप्टर थी उसमें तो ये बात की जानकारी हम दिए ही थे। तो इसमें कुछ खास नहीं होता है, सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ पर जब आएगा तो इसमें तुम देखो तो केवल एक चर है। चर कितने हैं? केवल एक चर। अगर इस समीकरण में देखो तो चर, तो चर की संख्या कितनी है? एक। चर की संख्या एक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना कितना है? दो चर। तो इस x के अलावा इसी x के साथ कोई और चर आएगा। जैसे देखो कि एग्जाम्पल नंबर 2 याद रखो कि इसमें हमने सिर्फ लिया है एक चर, और इसी को और अगर दूसरा बेस अगर देखें तो मान लो कि 4x + 3y = 9। अब यहाँ पास तुम भी देखो तो यहाँ पास क्या हो रहा है कि ये भी एक इक्वेशन है, ये भी क्या है? समीकरण है, समीकरण। लेकिन इस समीकरण में देखो तो एक चर यहाँ और एक चर यहाँ, तो इसमें चरों की संख्या कितनी हुई? 4, और वो तुम्हारा 2। हमको पढ़ना क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। और रैखिक का अर्थ होता है कि वो जो समीकरण है उस समीकरण का महत्तम पावर 1 होना चाहिए। रैखिक का अर्थ क्या होता है? देखो रैखिक, इस रैखिक का अर्थ है ना कि इस समीकरण का महत्तम पावर यानी घात, हम लिख देते हैं महत्तम घात, और वो कितना होना चाहिए? 1। अगर 2 घात आता है तो फिर उस समीकरण का नाम
रैखिक नहीं द्विघातीय समीकरण होगा। समीकरण का भी कई रूप होता है, जैसे इसमें अगर हम एक आध समीकरण का रूप दिखाऊं तो देखो, समीकरण का वर्गीकरण, समीकरण और ओ के हो सकता है। तो पहला रैखिक द्विघातीय और त्रिघातीय इस तरह से, और भी आगे हो सकता है समीकरण में। तो यहाँ तुम देखो तो यहाँ क्या हो रही है, हम लोग को कौन सी वर्ड पढ़ना है, रैखिक। तो यहाँ क्या आना चाहिए, रैखिक। तो रैखिक समीकरण का अर्थ है कि जिसका घात कितना होना चाहिए, 1। वैश्य समीकरण जिस समीकरण का घात 1 हो, रैखिक समीकरण जिसका समीकरण का घात 2 हो, द्विघातीय समीकरण इस तरह से 3 घात, त्रिघातीय, चतुर्घातीय, इस तरह से क्या होता है, वो आगे बढ़ता है। तो हम लोग को पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब वैसा समीकरण जिसमें 2 चर हो, उसका महत्तम पावर 1 हो और वो समीकरण पेयर में हो। तो पेयर कहने का अर्थ क्या कि एक समीकरण अगर इसको हम 1 मानते हैं तो एक समीकरण और अगर ले लूं, जैसे यहाँ पास ले लो कि x + OY = 6। तो यहाँ पास देखो कि ये भी हमारा क्या है, एक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। तो अगर इक्वेशन 2 है ये, तो इसमें और इसमें ये दोनों इक्वेशन एक ही क्वेश्चन का हिस्सा होगा, एक ही क्वेश्चन का हिस्सा होगा। तो ये पूरी तरह से इस बात को फॉलो कर रहा है। देख लो, 4x + 3y = 9, इसमें 2 चर है, एक चर x और एक y। इसमें 2 चर कौन कौन है, तो x और y। इसमें भी 2 चर है, x और y। तो इसमें भी चर की संख्या कितनी है, 2। और कौन कौन, तो x और y। और जो चर यहाँ हो गई वही चर यहाँ भी होना चाहिए दूसरे इक्वेशन में, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो ऐसे समीकरणों को हम लोग बोलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये बात हमेशा याद रखना, इस रैखिक का अर्थ होता है 1, अर्थात लीनियर जो होता है, इस लीनियर का अर्थ क्या होता है, 1 घात। ये और इसके बाद तुम्हारा पढ़ना है कि इस समीकरण में क्वेश्चन आ कैसा सकता है, क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो ऐसा करो ना कि इसको तुम छापो, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। देखो, अब हम लोग ये जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता क्या है। यहाँ एक चीज ध्यान देना कि जब भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो युग्म के साथ आ रहा है, और युग्म का अर्थ ही होता है जोड़ा, पेयर। जैसे चप्पल खरीदोगे तो तुम जाओगे ना चप्पल खरीदने, स्लीपर्स, तो तुम बोलोगे हमको एगो चप्पल चाहिए, तो एगो थोड़ा ना निकाल के देता है, ला क्या करता है, जोड़ा में देगा। मतलब एगो लेफ्ट पैर वाला और एक राइट पैर वाला। ऐसा भी होता है कि वो राइट पैर वाला हमारा टूट गया तो राइट वाला को खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पास जब तुम जाओगे ना, देखोगा तुम ये वो खरीदिए, ये देखो एक पर एक। अच्छा, तो तू दुकान खोलो तो अब एकदम ये हेडिंग मारना ऊपर दुकान पे, केवल एक पैर का चप्पल उपलब्ध। देखो यहाँ पास क्या है ना कि अगर युग्म वर्ड छूट भी जाए इस चैप्टर में तो इसका अर्थ क्या होता है, वो युग्म है। अब व्यापक रूप तो शुरू में से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, इससे पहले वाले चैप्टर बहुपद से ही पढ़ते आ रहे हो। और व्यापक रूप का अर्थ होता है कि एक तरह से हम लोग उसको समझ सकते हैं फॉर्मूला, एक तरह से उसको हम क्या समझ सकते हैं, फॉर्मूला। तो इस समीकरण यानी रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप चलो तो क्या होगा, मान लो कि इसमें एक चर जो हम लेंगे और मेरा x और y है, जनरली यही लेंगे। तो यहाँ क्या होगा कि ax + by + c = 0। अब यहाँ गौर करो तो तुमको पता चलेगा कि a मेरा एक समीकरण है, युग्म नहीं है। तो युग्म होने के लिए एक और चाहिए, एक और समीकरण चाहिए, और वो समीकरण हमने लिया ax + by + c = 0। अब देखो यहाँ पास तुम गौर करो तो एक चीज़ पता चलेगा कि इसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं है। क्या अंतर है, कोई अंतर है, सेम है।
तो इसको अंतर करने के लिए, युग्म बनाने के लिए हम क्या करें कि इसमें इसको 1 2 मान लेंगे। क्या करें? 1 2। तो मान लो कि A1 B1 C1, तो इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा A2 B2 C2। तो अब देखो ये दोनों क्या है, एक पेयर में हो गया। ये तुम्हारा क्या है, एक पेयर है। और पेयर मतलब क्या? युग्म। अब इस चीज में या इस समीकरण में तुम देखो तो इस समीकरण का महत्तम घात कितना है? महत्तम घात। तो महत्तम घात है तो O1 है। इसमें 4 की संख्या कितनी है? 2 4। और 4 कितने हैं? 2। और कौन कौन है? तो एक x और एक y। और यहाँ अगर हम ये पूछूं कि x का गुणांक, तो x का गुणांक किस में? तो अगर इस समीकरण में चलोगे तो A1 और इसमें A2, ठीक है। तो इसमें गुणांक नहीं आता है, जनरली बहुपद में आता है। तो यहाँ पर तुमको ये तुम्हारा कहलाएगा व्यापक रूप। ये क्या कहलाएगा? व्यापक रूप। व्यापक रूप किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का। बिकॉज इन दिस इक्वेशंस देयर आर 2 वेरिएबल, एक और एक 2। तो अगर 2 वेरिएबल्स है तो उसको क्या बोलेंगे? 2 चर वाले, माने 2 वेरिएबल वाले। अब इसमें हम लोग को जो पहला पढ़ना है वो पढ़ना है ग्राफ, ग्राफीय विधि। क्या पढ़ना है? ग्राफीय विधि। एक ग्राफीय विधि क्या होता है हम बताते हैं कि कोई भी ग्राफ खींचो तो उस ग्राफ को हल पाने के लिए तुमको 2 लाइन को जाना जरूरी है। मतलब उस ग्राफ के कोऑर्डिनेट से होकर करके 2 लाइन को एक जगह पे मिलना आवश्यक है। अगर नहीं मिलेगा तो उसका कोई हल ही नहीं होगा। जैसे मान लो कि यहाँ से एक हमने लाइन खींचा है इस तरह से, और एक लाइन और खींच दिया ऐसे। अब बताओ कि ये दोनों लाइन आपस में टकरेगा ही नहीं तो क्या इसमें कभी हल होगा? कभी हल नहीं होगा। हल तब ना होगा जब ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं कटेगा। ऐसे भी देखा होगा कि लड़ाई होता है तभी उसका हल होता है। कि इसमें कोई लड़ाई ही नहीं है तो हल क्या होगा? होगा कुछ। यहाँ पर क्या होता है, उसमें फिर हल करता है कि महीना में हम खरीद लेते हैं, अगला महीना में तुम खरीद लेना, तो वहाँ हल हो जाता है। तो यहाँ पर भी इसको क्या करना चाहिए? कटना चाहिए। इसको कटना चाहिए। काटने के हल होने के लिए इसको क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो अगर कट रहा है तो उसका हल होगा, ना कट रहा है तो उसका हल नहीं होगा। अब एक चीज़ और है कि ढेर सारा बहुत ज़्यादा मतलब कटता है तो कर हल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सब मान लो कि एक लाइन है, ये लाइन है, और इसी लाइन के ऊपर में एक लाइन और आ जाए, सपोज ऐसे एकदम ऊपरी, जस्ट देखो हम दिखाते हैं तुमको। मान लो कि ये हमारा एक लाइन है और एक लाइन मेरा ये है, और ये दोनों एक ही पर है। मतलब इधर से देखो तो ये नज़र ना आए, अब इधर से देखो तो ये नज़र आए ना आए। उसी तरह से घर में कितनों लड़ेगा लेकिन ओकर सामने ओकर हस्बैंड को शिकायत कर दो, बर्दाश्त नहीं करेगी। तो यहाँ पास क्या है कि यहाँ पास में देखोगे ना तो यहाँ पास क्या हो रहा है? पैरेलल है, ये है और ये इस तरह से। तो अगर पैरेलल है तो इधर से देखे ना तो इसको नहीं नज़र आना चाहिए, अगर इधर से देखे तो ये नज़र नहीं आना चाहिए। तो ऐसी रेखाओं को हम लोग बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं? समपाती। तो वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे उसमें। लेकिन सोचो ना कि कोई भी अगर हल होगा तो उसको काटना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरे पास ये चीज़ें, ठीक है, तो क्लास 8 में भी इसका कुछ जानकारी मिला था कि ये हमारा y एक्सिस और ये मेरा x एक्सिस। तो अगर हमारे पास ये समीकरण है, हमारे पास ये समीकरण है, तो एक समीकरण का केवल एक ही लाइन होता है। अगर कोई समीकरण है और उस समीकरण को अगर तुम ग्राफ खींचना चाहते हो तो ये तुमको लाइनिंग में आएगा, ऐसे आएगा, ना कि एक समीकरण है और इसको यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। ये समीकरण का ग्राफ नहीं होता है, ये किसी समीकरण का ग्राफ नहीं होगा। अगर एक लीनियर होना चाहिए, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पास कैसा होना चाहिए? लीनियर यानी रैखिक होना चाहिए। कंडीशन पहले लगा हुआ क्या है?
रैखिक, और रैखिक है तो उसका ग्राफ क्या होता है, एक सीधी लाइन होता है। तो सीधी लाइन है तो डबल इसलिए है कि इसमें हमको एक सीधी लाइन ये मिल जाएगा, एक ग्राफ एक इक्वेशन से एक लाइन मिलेगी और दूसरी इक्वेशन से दूसरा लाइन। तो मान के चलो कि हमने इस समीकरण का ग्राफ खींचा है और वो ग्राफ सपोजली ये है, ये वाला लाइन a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, और एक का और खींचा और वो ग्राफ मान के चलो कि मेरा ऐसे आ गया, आ सकता है इसमें नो डाउट। तो यहाँ तुम देखो तो ये ग्राफ किसका है, ये समीकरण का, अर्थात a2x प्लस b2y प्लस c2 का और बराबर 0। अब देखो कि ये दोनों लाइनिंग आपस में कट रहे हैं कि नहीं, ये दोनों के दोनों क्या हो रहा है, आपस में कट रहा है। तो जिस बिंदु पर कटता है उस बिंदु को बोला जाता है इस समीकरण का हल, इस समीकरण का हल, इसको बोलते हैं हल। ठीक है, अब हल इसमें कितना हो सकता है, तो इसमें एक x है और एक y है। तो अगर एक x है और एक y है तो इसमें दो चर है, तो दोनों चर का अलग अलग वैल्यू निकलेगा ना। और एक बात और कि ये समीकरण हमारा रैखिक है, तो रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है, ना कि 10 हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ द्विघातीय थोड़ू ना है या त्रिघातीय थोड़ू ना कि त्रिघातीय बहुपद है तो इसका हल यानी कि शून्य कितना होगा, 3 होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब सोचो कि इसमें अगर हल होगा तो हल कौन होगा, तो इस हल अब यहां से देखो कि इस बिंदु पर हम x और y को पहचानेंगे कैसे। तो ये बात तो पहले से पता है कि ई एक्स एक्सिस है तो इस पे x का मान आता है, आएगा ना, और ई वाई एक्सिस है तो इस पे y का। तो यहाँ पर अगर बिंदु काटा है तो इस बिंदु से तुम लंब खींच दो सामने वाली रेखा पर, और यहाँ पास मान लो कि आ गया कुछ हो x, मान लो x, यहाँ पास काट के कितना आया x, और यहाँ से खींचोगे तो सामने इस पे है, और ये क्या है मेरा y। तो यहाँ पास x बराबर कितना आ गया, यहाँ पास x बराबर मान लो कि 4 है, और यहाँ पास x बराबर 5, सॉरी y बराबर 5। हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का अर्थात ये जो समीकरण का हम ग्राफ खींचे हैं वो ग्राफ x बराबर कितना आ गया 4 और y बराबर कितना आ गया 5। अब यहाँ देखो कि इस ग्राफ में या इस ग्राफ के जरिए से यानी इस ग्राफ से हमने क्या किया कि इस समीकरण में जितना भी चर है यानी x और y है उस x और y का वैल्यू क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। ऐसे होगा नहीं इतना, ये तो हम एग्जांपल मतलब दे करके तुमको समझा दिया ताकि तुमको ऐसे समझ में आ सके। तो हम लोग को पहला जो पढ़ना है वो कैसा पढ़ना है, ग्राफीय विधि से, और उसमें भी हम लोग को ये सीखना है कि किस कंडीशन में किसी समीकरण का हल होगा और किस कंडीशन में वो समीकरण का हल नहीं होगा। 2 चीज़ें हम लोग को सीखनी है, और किस समीकरण में 3 चीज़ें याद रखना, 3 चीज़ें। पहला कि अगर कोई ग्राफ विधि से हल करता है तो वो ग्राफीय विधि से हल करने पर समीकरण का एक हल हो सकता है, केवल एक हल, या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और तीसरा क्या हो सकता है, अनंत हल, अनंत हल यानी अपारमित रूप से अनेक हल। अनंत की जगह पे क्या कर सकते हो, अनेक, अनेक हल। अब यहाँ पर कंडीशन समझो कि एक हल कब होगा, अनंत हल कब होगा, और कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम इसको लड़ाई से समझ सकते हो कि जितने बार आदमी लड़ेगा उतना हल होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज से एकदम ना हल बनाओ, जो हल तो होबे करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ समझो कि केवल एक हल होगा जब व्यक्ति केवल एक बार लड़ाई कर ले। समझ में आ रही बात। तो लड़ाई करने का अर्थ है कि यहाँ पास काटने से, क्या अर्थ है,
काटने से। तो अगर ये समीकरण का लाइन, मतलब ये समीकरण का जो ग्राफ खींचेंगे, समीकरण वाली ग्राफ की लाइन यदि केवल एक बार कटता है तो उसका केवल और केवल एक हल होगा। जैसे देखो ये समीकरण का ग्राफ खींचा हुआ है, तो ये लाइन और ये रेड वाला और ये ग्रीन वाला दोनों एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, नहीं तो एक बिंदु पर केवल काट रहा है। इसका अर्थ है कि ये जो ग्राफ खींचा हुआ है जिस भी समीकरण का, उस समीकरण का केवल और केवल x और y का एक हल होगा। मतलब कि x बराबर अगर 5 आ गया है और y बराबर अगर x बराबर 4 और y बराबर 5 आ गया है, तो इस अंक के अलावा कोई दूसरा और अंक ऐसा नहीं होगा जो इस समीकरण को मतलब बैलेंस कर सके, कोई नहीं होगा। और अगर यही समीकरण इसी ग्राफ में अगर देखता तो मान लो कि एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता था कि इसमें एक लाइन ऐसे गया है, ठीक है, और एक लाइन यहाँ से ऐसे पहुँच गया है, ऐसे तो आगे जाके कट जाएगा, समांतर इसको खींच दो ऐसे। देखते हैं बच्चा में, अब तुम लोग तो शायद नहीं करता होगा, लोग बोलता है कि देखा देखी कर रहा है, नहीं अगर वो ऐसे करेगा ना तो उधर वाला करेगा, ऐसे करता है, मतलब पूरी तरह से जैसे मतलब उसका हूबहू फोटो को भी उतार देता है, हूबहू उतार देता है। तो बताओ तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि तुम मेरे पैरेलल चल रहे हो, मेरे पैरेलल चल रहे हो, वो अगर ऐसे ऐसे करेगा ना तो भी करेगा ऐसा, और दोनों देखना एक दूसरे से टकरे। तो यहाँ जब कि करता है छोटा वाला जो बच्चा बैच है 9th वाला या 8 वाला, वो बैच में करता है तो ऊपर से देख कड़ाक सुकून ले निकालेगा, कहाँ करेंगे। हाँ अब यहाँ पास क्या हो गया कि यहाँ समांतर का अर्थ क्या है कि अगर ये जहाँ जा रहा है वहाँ वो भी जाएगा, लेकिन दोनों टच नहीं करेगा, दोनों टच नहीं करेगा। और नहीं टच करेगा इसका अर्थ है कि लड़ाई नहीं है, तो फिर इसका हल क्या? जब ये लड़ाई करबे नहीं किया है तो इसका हल होगा? कोई हल नहीं। तो ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ऐसे इसको हम एक बार और पूरी तरह से बताएंगे। और एक चीज़ और कि मान लो कि एक समीकरण जो बनाया है तूने, उस समीकरण का ग्राफ खींचा और वो दोनों एक ही पर आ जाए, एक ही पर आ जाए तो बार बार मतलब लड़ते जा रहा है। तो अगर एक ही पर आ जाए अर्थात ऐसे आ जाए इस तरह से, तो इस तरह से अगर आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं समपाती। इसको क्या बोलेंगे? समपाती। और समपाती का अनंत हल होता है, अनेक हल होता है। और उसमें भी कंडीशन होता है कि कोई भी रेखा समपाती कब होगा, कोई भी रेखा समांतर कब होगी, और कोई भी रेखा मतलब समांतर नहीं होगा, अर्थात उसका केवल और केवल एक हल होगा। वो कब? तो इसमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 चलता है, जो कि हम लोग आगे वाली क्लास में मतलब इसके बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे उसको। उसके बाद फिर क्लियर एकदम कंसेप्ट होता है, क्वेश्चन तुमको बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद वाली जब क्लास लेंगे उसके बाद इसको तुम इतना राइट करो।